सीरियल किलर एलिन वुरनोस की सच्ची कहानी। 1991 में मिशिगन की एक 35 वर्षीय अवैध यौनकर्मी इल्लीगल सेक्स वर्कर ने सिलसिलेवार हत्या सीरियल मर्डर के बारे में लंबे समय से चले आ रहे मिथक को तोड़ दिया जब उसने एक साल के दौरान फ्लोरिडा में 7 लोगों की हत्या करने की बात कबूल की। दशकों तक टेड बंडी, जॉन वेन गेसी और डेविड बर्कोविच जैसे बार बार दोहराए जाने वाले हत्यारों के भयानक अपराध सीरियल किलर की मूल प्रोफाइल को श्वेत के रूप में स्थापित करते प्रतीत होते हैं, जो अक्सर यौन रोग से प्रेरित होते हैं और विशेष रूप से पुरुष होते हैं। एलिन कैरोल वुरनोस ने साबित कर दिया कि सिलसिलेवार हत्या एक समान अवसर वाला आतंक है। प्रेस द्वारा वुरनोस को अमेरिका की पहली महिला सीरियल किलर का लेबल दिया गया। वुरनोस अपराध के इतिहास में अद्वितीय थी। प्रसिद्ध एफबीआई प्रोफाइलर रॉबर्ट के रेसलर, जिन्हें सीरियल किलर शब्द गढ़ने के साथ साथ सीरियल हत्या में पाए जाने वाले पैटर्न को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, ने अपने व्यापक शोध में वुरनोस को एक विसंगति अनोमली के रूप में वर्णित किया। रेसलर ने अपनी 1992 की पुस्तक Whoever Fights Monsters में लिखा है, केवल एक महिला को सीरियल किलर के रूप में गिरफ्तार किया गया है और उस पर आरोप लगाया गया है, फ्लोरिडा में एलिन वुरनोस। बेशक महिलाएं कई हत्याएं करती हैं, लेकिन वे ऐसा सिलसिलेवार तरीके से नहीं करती, जैसा कि पुरुषों में होता है। हालांकि वुरनोस के जीवन का एक पहलू उसके पुरुष समकक्षों काउंटरपार्ट्स के बीच बहुत विशिष्ट था। हेनरी ली लुकास, चार्ल्स मैनसन और रिचर्ड रामिरेज की तरह उन्होंने बचपन में अकल्पनीय दुर्व्यवहार और हिंसा देखी और अनुभव की। अंततः वह हर सामाजिक सुरक्षा जाल से निकल गई और हताशा के कारण अपराध और अत्यधिक गुस्से के कारण हत्या की ओर मुड़ गई। यह एलिन वुरनोस की भयावह सच्ची कहानी है। एलिन कैरोल वुरनोस, जिन्हें उनके दोस्त ली के नाम से जानते हैं, का जन्म 29 फरवरी 1956 को रोचेस्टर, मिशिगन में हुआ था। जैसा कि सू रसेल द्वारा लीथल इंटेंट में बताया गया है, वुरनोस ने अपने जीवन का पहला दशक ये विश्वास करते हुए बिताया कि उसके दादा दादी, लॉरी और ब्रिटा वुरनोस, उसके जन्म माता पिता थे। सच तो यह है कि एलिन और उसका भाई कीथ, लॉरी और ब्रिटा की बेटी डायने की संतान थे। 1953 में डायने, जो तब सिर्फ 14 साल की थी, ने 17 साल के लियो पिटमैन से शादी की। 10 महीने बाद उनके पहले बच्चे, एक लड़के का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने कीथ रखा। विवाह को दुर्व्यवहार और ईर्ष्या से चिन्हित किया गया था। पिटमैन, जो अपनी युवा पत्नी के जीवन को नियंत्रित करने पर आमादा था, ने डायने को घर छोड़ने से मना कर दिया, जबकि वह बागवानी से लेकर क्रोमकार बम्पर बनाने तक कई तरह के काम करता था। पिटमैन एक छोटा चोर भी था जिसने अधिक गंभीर अपराधों को अंजाम दिया। ऑटो चोरी के आरोप में गिरफ्तार पिटमैन को जेल जाने और सेना में भर्ती होने के बीच विकल्प दिया गया था। वह 1955 में सेना के बुनियादी प्रशिक्षण के लिए चले गए। पिटमैन के दूर रहने पर डायने, जो पहले से ही एलिन से गर्भवती थी, ने तलाक के लिए अर्जी दी। जब एलिन 2 साल की थी, तब डायने वुरनोस ने अपने बच्चों को दोस्तों की देखभाल में छोड़ दिया। लॉरी और ब्रिटा वुरनोस ने जल्द ही एलिन और कीथ को गोद ले लिया और परिवार के लिए शर्म की बात मानते हुए डायने के बारे में शायद ही कभी बात की। अपने परिवार में फिर से शामिल होने के कई असफल प्रयासों के बाद डायने वुरनोस ने पुनर्विवाह किया और उनके 2 और बच्चे हुए। लियो पिटमैन, जिसका अपनी बेटी से कभी कोई संपर्क नहीं था, सेना में अपने कार्यकाल के बाद अपराध में लौट आया। एक सजायाफ्ता कन्विक्टेड यौन अपराधी ने जेल में आत्महत्या कर ली। लीथल इंटेंट में लेखिका सू रसेल के अनुसार, लॉरी और ब्रिटा वुरनोस ने ट्रॉय, मिशिगन के अपने उपनगरीय समुदाय सबर्बन कम्युनिटी में शालीनता का परिचय दिया। फिनिश आप्रवासियों इमिग्रेंट्स ऑटो कर्मचारी लॉरी वुरनोस एक नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति था जो 1950 के दशक के पिताओं की एक विशिष्ट विशेषता थी। उनकी पत्नी ब्रिटा, बच्चों लॉरी और बैरी वुरनोस की एक प्यारी मां थी। हालांकि एलिन और कीथ वुरनोस के लिए अपने दादा दादी के घर में जीवन आदर्श के अलावा कुछ भी नहीं था। विशेष रूप से एलिन के लिए यह एक बुरा सपना था। लॉरी वुरनोस बहुत ज्यादा शराब पीने का आदी था, जिसने अपने बच्चों, खासकर अपनी बेटियों की जिंदगी को बुरी तरह जकड़ रखा था। मानो अपनी बेटी डायने वुरनोस के विद्रोह पर अपना गुस्सा निकालने के लिए लॉरी ने युवा एलिन को अपने गुस्से का केंद्र बनाया।
एलिन को अपने दादा से अक्सर मार खानी पड़ती थी। जैसा कि डोलोरेस कैनेडी द्वारा ऑन ए किलिंग डे में विस्तार से बताया गया है, लॉरी को सर कहना भूलने जैसी छोटी सी गलती के परिणामस्वरूप बेल्ट से हिंसक पिटाई हुई। एलिन ने यह भी दावा किया और बाद में इनकार भी किया कि उसके दादा ने उसका यौन शोषण किया था। अपने साथियों के बीच बहिष्कृत एलिन 12 साल की उम्र में सेक्स का व्यापार करने लगी थी। 14 साल की उम्र में एलिन वुरनोस गर्भवती हो गई। हालांकि कभी भी सकारात्मक रूप से पहचान नहीं की गई। यह आरोप लगाया गया है कि बच्चे का पिता लॉरी वुरनोस के मित्र थे। पारिवारिक घर से निष्कासित, एलिन ने डेट्रॉइट में अविवाहित माताओं के लिए एक घर में बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को गोद लेने के लिए रखा गया। अपने बच्चे के जन्म के बाद 15 वर्षीय एलिन वुरनोस को यदि स्वीकार नहीं किया गया तो उसके परिवार के घर में वापस जाने की अनुमति दी गई। गर्भावस्था ने पहले से ही अस्थिर किशोरी को शर्मिंदा कर दिया था। उसके बाद उसने हमेशा कहा, सभी पुरुष महिलाओं का उपयोग करने के लिए तैयार हैं। वुरनोस की बहन लोरी वुरनोस ग्रोडी ने अपनी हत्या के मुकदमे के समय प्रेस को बताया। उसने कहा कि वह पुरुषों से नफरत करती है। वह बहुत गुस्से में थी। एक प्रेमहीन घर में जीवन बिताने के बाद एलिन वुरनोस ने शुरू में अपने दादा दादी के नियमों का पालन किया, लेकिन लंबे समय से चली आ रही नाराजगी ने जल्द ही उसे फिर से दूर कर दिया। हाई स्कूल में लौटने के बाद वुरनोस ने कुछ महीनों के बाद पढ़ाई छोड़ दी। इसके तुरंत बाद वह एक किशोर हिरासत केंद्र में बंद हो गई। जैसा कि सू रसेल द्वारा लीथल इंटेंट में विस्तार से बताया गया है, रोडी को संदेह था कि सुधारगृह में उसका समय केवल एलिन के व्यवहार को बदतर बना देगा। हिरासत में रहने के दौरान वुरनोस पूल के खेल में माहिर हो गई। बाद में उसके जीवन में यह संकेत था कि वुरनोस का कौशल एक चतुर पूल हंसलर के रूप में उनके काम आएगा। किशोर हॉल में अपने कार्यकाल के बाद वुरनोस फिर से वुरनोस घर लौट आई, लेकिन भागने की कई कोशिशों के बाद उसके दादा ने उसे वापस लौटने से मना कर दिया। बेघर होने के कारण उसने अपना भरण पोषण करने के लिए अवैध यौन कार्य और चोरी की ओर रुख किया। रात में जंगलों में या परित्यक्त अबैंडन्ड कारों में सोते हुए उसने अपना दिन हिचकोले खाते हुए, शराब पीते हुए और नशीली दवाओं का सेवन करते हुए बिताया। 18 साल की उम्र तक एलिन वुरनोस ने भगोड़ेपन, छोटी मोटी चोरी और दुकानदारी से चोरी और अधिक गंभीर परिणामों वाले अधिक गंभीर अपराधों की ओर स्नातक ग्रेजुएटेड कर लिया था। 1974 में वुरनोस को जेफरसन काउंटी, कोलोराडो में पुलिस ने पकड़ लिया था। सैंड्रा बीट्राइस क्रेस्टर के उपनाम का उपयोग करते हुए वुरनोस पर अव्यवस्थित आचरण, नशे में गाड़ी चलाने और एक अशुभ पूर्वाभास में चलती गाड़ी की खिड़की से .22 कैलिबर पिस्तौल से फायरिंग करने का आरोप लगाया गया था। 2 साल बाद उसे एंट्रीम काउंटी, मिशिगन की पुलिस ने साधारण हमले और शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उस समय वह वाहन में शराब पीने और बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने के लिए भी वांछित थी। 20 मई 1981 को फ्लोरिडा के एजवाटर में एक सुविधा स्टोर की सशस्त्र डकैती के लिए एलिन वुरनोस को गिरफ्तार किया गया था। उस अपराध के कारण उसे 1 साल के लिए फ्लोरिडा जेल में रहना पड़ा। फिर भी 1984 तक वुरनोस अपने आपराधिक तरीकों पर वापस आ गई थी, जब उसे जाली चेक पास करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 1980 के दशक में ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, अवैध हथियार रखने, हथियार चोरी और हमले और बैटरी के कई मामलों में गिरफ्तारियां वुरनोस के पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हुई। वुरनोस अपने ट्रैक को कवर करने के लिए कई उपनामों का उपयोग करने का प्रयास करने लगी। सुसान ब्लाहोवेक, ली ब्लाहोवेक और कैमी ग्रीन के नाम से भी जानी जाने वाली वुरनोस ने अपनी बहन लोरी ग्रोडी की पहचान का भी सहारा लिया। वर्षों तक अस्थायी जीवन जीने और किशोरी के रूप में खुद का समर्थन करने के बाद एलिन वुरनोस ने अमीर से शादी करने का फैसला किया और 1976 में वह डेटोना बीच के पास रहने वाले एक अमीर सेवानिवृत्त व्यवसाय 69 वर्षीय फ्लोरिडियन लुइस फेल के साथ बस गईं। बायोग्राफी के अनुसार उस समय कानून से परेशान होकर वुरनोस फ्लोरिडा चली गई थी और प्रतीत होता है कि वह खुद को फिर से स्थापित करना चाहती थी। लेकिन शादी टिक नहीं पाए क्योंकि वुरनोस अपने अतीत से बच नहीं सकी और उनके व्यक्तित्व अब अलग नहीं हो सके।
ऑल दैट इंटरेस्टिंग के अनुसार जैसे ही फेल अपने यॉट क्लब की ओर बढ़ रहा था, वुरनोस बार में लड़ाई में शामिल हो रही थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फेल वुरनोस के व्यवहार से काफी परेशान हो चुका था। लेकिन ऑल दैट इंटरेस्टिंग की रिपोर्ट है कि फेल के पास अपनी शादी खत्म करने के और भी कारण थे। उसने आरोप लगाया कि वुरनोस ने उसे अपने बेटे से शारीरिक रूप से पीटा था, जिसके कारण उसे उसके खिलाफ निरोधक आदेश दायर करना पड़ा। हालांकि वुरनोस ने एक बार दावा किया था कि विपरीत घटित हुआ था। लॉस एंजल्स टाइम्स के अनुसार वुरनोस ने कहा कि फेल ने उससे बेटे से पीटा था। किसी भी दर पर जल्द ही रद्दीकरण हो गया, लेकिन फेल को खुद को भाग्यशाली मानना चाहिए कि यह आगे नहीं बढ़ा। ईटी ऑनलाइन के अनुसार वुरनोस के जीवन का यह अजीब दौर 2003 की बायोपिक मॉन्स्टर की प्रीक्वल फिल्म का विषय था, जिसका नाम एलिन वुरनोस अमेरिकन बूगी वुमन था। एलिन वुरनोस के पुरुषों के साथ कई असफल और अपमानजनक रिश्ते थे, और उन्होंने केवल विपरीत लिंग के प्रति उसकी नफरत को मजबूत करने का काम किया था। डोलोरेस कैनेडी ने ऑन ए किलिंग डे में लिखा है कि अपने से 3 गुना अधिक उम्र के अमीर आदमी से शादी 1 महीने के बाद खत्म हो गई। वुरनोस ने दावा किया कि उसने उसे बेत से पीटा। एक अवैध यौनकर्मी के रूप में उसके जीवन ने उसे कठोर बना दिया था। वुरनोस के लिए पुरुष केवल उस त्वरित नकदी के लिए अच्छे थे जो उसे जीवित रहने के लिए चाहिए थी। 1986 के वसंत में वुरनोस को आखिरकार वह प्यार मिल गया जिसकी तलाश में उसने जीवन भर बिताया था, जब उसकी मुलाकात साउथ डेटोना के ज़ोडियाक बार में टायरिया जोलेन मूर से हुई। जैसा कि माइकल रेनॉल्ड्स के डेड एंड्स में प्रलेखित है, मूर ज़ोडिएक बार में नियमित विजिटर थी। कैडिज, ओहियो की मूल निवासी, मूर 26 साल की उम्र में फ्लोरिडा में अधिक समलैंगिक अनुकूल वातावरण की तलाश में अपने छोटे, रूढ़िवादी गृहनगर से भाग गई थी। अपनी पहली मुलाकात से वे अविभाज्य इंसेपरेबल थे। मूर के प्रोत्साहन से वुरनोस ने जोड़े को लंबे समय तक होटल के कमरे, शराब और नशीली दवाओं की कठिन लेकिन तुलनात्मक रूप से आरामदायक जीवन शैली में रखने के लिए अपने अवैध यौन कार्य को बढ़ा दिया। वुरनोस अपने परीक्षण में कहती थी, ये कल्पना से भी परे का प्यार था। सांसारिक शब्द यह वर्णन नहीं कर सकते कि मैंने टायरिया के बारे में कैसा महसूस किया। फिर भी अपने 3 साल के रिश्ते में किसी बिंदु पर इस जोड़े ने रोमांस की बची हुई चिंगारी को खत्म कर दिया था। अंत तक वे कठिन यात्रा करने वाले साथी से कुछ अधिक बन गए थे। अभियोजन प्रोसिक्यूशन से छूट के बदले में यह मूर की गवाही होगी जो एलिन वुरनोस को मृत्यु कक्ष में भेज देगी। एलिन वुरनोस ने पहली बार हत्या 30 नवंबर 1989 को करी थी। टाम्पा के एनबीसी सहयोगी WFLA की रिपोर्ट के अनुसार वुरनोस का पहला शिकार फ्लोरिडा के पाम हार्बर टीवी मरम्मत व्यवसाय के 51 वर्षीय मालिक रिचर्ड मेलोरी थे। मेलोरी, जिसे मैरीलैंड में 1957 के यौन उत्पीड़न के लिए 10 साल तक जेल मानसिक संस्थान में कैद रखा गया था, ने वुरनोस को डेटोना बीच के पास I-4 से उठाया। लीथल इंटेंट की लेखिका सू रसेल के अनुसार वुरनोस और मेलोरी ने कुछ सुखद बातचीत का आनंद लिया और मेलोरी के 1977 कैडिलैक में डेटोना बीच की ओर जाते समय 6 पैक के लिए रुके। कुछ बिंदु पर वुरनोस ने स्वीकार किया कि वह एक यौनकर्मी थी और उसने मेलोरी से पूछा कि क्या वह उसे कुछ पैसे कमाने में मदद कर सकता है। कीमत पर चर्चा करने के बाद मेलोरी और वुरनोस एक एकांत, जंगली इलाके में चले गए। अपने बैग से एक चोरी हुई 9.22 कैलिबर पिस्तौल निकालकर वुरनोस ने मेलोरी को 4 बार गोली मारी। मेलोरी को उसकी आईडी और नकदी से छुटकारा दिलाने के बाद उसने उसके बेजान शरीर को लाल कालीन के एक त्यागे हुए टुकड़े से ढक दिया। इसके बाद वुरनोस मेलोरी की कार को घर ले गई। वह अपनी साथी टायरिया मूर को बताती थी कि उसने सड़क पर बहुत पैसा कमाया है और किसी आदमी ने उसे अपनी कार उधार दी थी। वुरनोस और मेलोरी के बीच क्या हुआ इसके तथ्य अज्ञात हैं। ये दावा करते हुए कि मेलोरी ने उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया, वुरनोस ने कहा कि उसने आत्मरक्षा में गोली चलाई। हालांकि उसने कई बार अपनी आत्मरक्षा की दलील को दोहराया। मेलोरी के अतीत ने वुरनोस की पहली हत्या के पीछे के मकसद के बारे में संदेह पैदा कर दिया है। एलिन वुरनोस का अगला शिकार 43 वर्षीय निर्माण श्रमिक डेविड स्पियर्स था। स्पियर्स का शव 1 जून 1990 को साइट्रस काउंटी, फ्लोरिडा में खोजा गया था। वुरनोस ने अपनी .22 कैलिबर पिस्तौल से उसके धड़ में 6 गोलियां दागी।
डेड एंड्स के लेखक माइकल रेनॉल्ड्स के अनुसार स्पीयर्स की शव परीक्षा रिपोर्ट से पता चला कि उसकी पीठ में 2 गोलियां मारी गई थीं, जो दर्शाता है कि वह भागने की कोशिश कर रहा था। मरने वालों में अगला 40 वर्षीय राजमार्ग कार्यकर्ता और रोडियो सवार चार्ल्स कार्स्कैडन था। कार्स्कैडन, जिसका वर्णन लीथल इंटेंट में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में किया गया है जो फंसे हुए मोटर चालक की मदद करने में संकोच नहीं करता, अपनी मंगेतर को लेने के रास्ते में वुरनोस के पीछे भागा। वुरनोस ने उसे सीने और पेट में 9 बार गोली मारी। इसके बाद 50 वर्षीय सेल्समैन ट्रॉय ब्रेस का क्षत विक्षत शरीर खोजा गया, उसके सीने में 2.22 स्लग दबे हुए थे। 12 सितंबर 1990 को अधिकारियों ने मैरियन काउंटी, फ्लोरिडा में 56 वर्षीय चार्ल्स डिक हम्फ्रीज का गोलियों से छलनी शरीर खोजा। एक सेवानिवृत्त वायुसेना प्रमुख और पूर्व अल्बामा पुलिस प्रमुख, हम्फ्रीज अपनी मृत्यु के समय बाल दुर्व्यवहार जांचकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। सेवानिवृत्त व्यापारी नौसैनिक पीटर सीम्स का शव कभी नहीं मिला। वह न्यू जर्सी के लिए फ्लोरिडा, जुपिटर के पास अपना घर छोड़ने के बाद गायब हो गया। सीम्स का 1988 सनबर्ड जून 1990 में पाया गया था। गवाहों ने इसकी खोज से पहले वाहन के पास एलेन वुरनोस और टायरिया मूर को रखा था। वुरनोस का अंतिम ज्ञात शिकार 62 वर्षीय वाल्टर एंटोनियो था। पीठ और सिर के पीछे 4 बार गोली मारी गई। एंटोनियो के घावों के स्थान ने वुरनोस के आत्मरक्षा के दावों को विफल करने में मदद की। जैसा कि माइकल रेनॉल्ड्स द्वारा डेड एंड्स में विस्तार से बताया गया है, टायरिया मूर एलिन वुरनोस के बढ़ते अनियमित व्यवहार से असहज हो गई थी। वुरनोस जो असामान्य चोरी की वस्तुएं घर ला रही थी, उसने उसे हतोत्साहित कर दिया। बिजली के रेजर, टूल बॉक्स, ब्रीफकेस, बंदूकें, मछली पकड़ने का सामान और घड़ियां कहां से आ रही थी। मूर को संदेह था, लेकिन वे चिंतन करने के लिए बहुत भयानक थे। जब उन्होंने फ्लोरिडा के ओकाला में एक जंगली सड़क पर चोरी की गई पोंटियाक सनबर्ड को नष्ट कर दिया, तो घबराए हुए वुरनोस ने उसे भागने की चेतावनी दी थी, क्योंकि वे एक हत्यारे व्यक्ति की कार चला रहे थे। ये केवल समय की बात थी जब वुरनोस पर कानून सख्त हुआ, और मूर इसका कोई हिस्सा नहीं चाहती थी। वह निश्चित रूप से हत्या के सहायक के रूप में नहीं बनना चाहती थी। अंततः नवंबर 1990 में मूर ने वुरनोस को बताया कि वह ओहियो में अपने परिवार से मिलने के लिए फ्लोरिडा छोड़ रही है। इस बीच अधिकारी 7 हत्याओं को जोड़ रहे थे। ये स्पष्ट था कि वे एक सीरियल किलर या सीरियल किलर की जोड़ी से निपट रहे थे, और उनके आश्चर्य के लिए वे संभवतः महिलाएं थीं। प्रेस द्वारा मृत्यु की देवदूत करार दी गई महिलाओं के पुलिस स्केच स्थानीय और राष्ट्रीय टीवी पर दिखाई दिए। इसके तुरंत बाद वोलुसिया काउंटी पुलिस ने हत्या के शिकार रिचर्ड मैलोरी की वस्तुओं को सेंट्रल फ्लोरिडा की एक गिरवी की दुकान में ढूंढ निकाला। चोरी हुए माल की रसीद पर वुरनोस के अंगूठे का निशान था। तथाकथित मौत की लड़की की तलाश जारी थी। 9 जनवरी 1991 को एलेन वुरनोस को द लास्ट रिजॉर्ट नामक पोर्ट ऑरेंज बाइका बार में गिरफ्तार किया गया था। कोलोराडो के पहले के हथियारों के आरोप के लिए एक बकाया वारंट का उपयोग करते हुए पुलिस को हत्या के आरोपों के किसी भी उल्लेख को तब तक गुप्त रखने के लिए मजबूर होना पड़ा जब तक कि वे टायरिया मूर को नहीं ढूंढ लेते। जैसा कि डेड एंड्स में बताया गया है, फ्लोरिडा के जांचकर्ताओं ने मूर को स्क्रैंटन, पेंसिल्वेनिया में स्थित किया। आश्वस्त किया कि वह गिरफ्तार नहीं है। मूर ने बताया कि वुरनोस ने उसे रिचर्ड मैलोरी की हत्या के बारे में बताया था। पहले तो उससे वुरनोस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन क्षतिग्रस्त चोरी हुई कार के साथ हुई घटना ने वुरनोस की गतिविधियों के बारे में उसके संदेह को और बढ़ा दिया। ये दावा करते हुए कि उसे अपनी जान का डर है, मूर ने अधिकारियों को सचेत करने की अपेक्षा की। 16 जनवरी 1991 को सुबह 10:14 बजे एलिन वुरनोस टायरिया मूर को दिए गए अपने वचन के अनुसार सार्जेंट से मिली। मैरियन काउंटी जेल के पूछताछ कक्ष में ब्रूस मुंस्टर और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी लैरी होर्जेपा। अधिकारियों के सामने बैठते हुए वुरनोस ने कहा, ठीक है, मैं यहां हत्या की बात कबूल करने आई हूं। यह 1991 था, और एलिन वुरनोस कथित तौर पर 6 लोगों की हत्या करने के कारण चर्चा में थी और उसे फ्लोरिडा जेल में रखा जा रहा था। उसकी छवि अखबारों में छपी थी, और लेवी काउंटी, फ्लोरिडा में कहीं भगवान से डरने वाले घोड़े ब्रीडर अर्लीन प्राले ने उसकी तस्वीर देखी और उसका दोस्त बनना चाहा, जैसा कि लॉस एंजल्स टाइम्स ने विवरण दिया है।
प्राले के लिए वुरनोस के खिलाफ आरोप मुद्दे से परे थे। उनका मानना था कि वुरनोस को एक सहयोगी की आवश्यकता है। हालांकि वुरनोस से केवल 9 साल बड़े प्राले ने परेशान महिला को गोद लेने का फैसला किया। वुरनोस की तरह प्राले को अपनाया गया था, लेकिन प्राले की दयालुता का कार्य अधिकतर विश्वास से प्रेरित था। टैम्पा बे टाइम्स के अनुसार उसने वुरनोस को सूचित किया कि यीशु ने उससे बात की थी और उसे संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया था। हालांकि पैसे के लिए बाहर होने के दावों के साथ प्राले की ईमानदारी पर सवाल थे, खासकर जब से हॉलीवुड वुरनोस की कहानी के अधिकारों के लिए प्रस्ताव लेकर आया था। लेकिन उस समय के सन ऑफ सैम कानून के कारण, जिसने अपराधियों को अपनी कहानियों से लाभ कमाने से रोक दिया था, कोई पैसा नहीं कमाया जा सकता था, और पैसे के लिए वुरनोस का शोषण न करने के लिए प्राले के समझौते पर गोद लेना स्वयं सशर्त था। प्राले जल्द ही वुरनोस की वफादार मां बन गई, जो उसे लगातार फोन करने और यहां तक कि हर हफ्ते जेल में उससे मिलने के लिए फोन बिल में $4000 जमा करती थी। अपने पूरे मुकदमे के दौरान एलिन वुरनोस ने घोषणा की कि प्रत्येक हत्या आत्मरक्षा का एक कार्य था, यह मानते हुए कि पीड़ितों ने उससे सेक्स के लिए आग्रह किया और फिर उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। वुरनोस ने दावा किया कि उसने अपनी जान बचाने के लिए अपने पीड़ितों को गोली मार दी। मामले में, जैसा कि उसके बचाव पक्ष के वकीलों ने प्रस्तुत किया, वुरनोस को सीमावर्ती व्यक्तित्व विकार और 81 के आईक्यू वाली एक परेशान महिला के रूप में चित्रित किया। उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, बचाव पक्ष वुरनोस की मानसिक स्थिति और उसे मौत की सजा से बचाने की क्षमता का उपयोग करने में असमर्थ था। अभियोजन पक्ष ने एक गणना करने वाले, मनुष्य से नफरत करने वाले हत्यारे का चित्र बनाया, जिसने व्यथित और फंसे होने की आड़ में 7 निर्दोष लोगों को उनकी मौत का लालच दिया। जैसा कि निक ब्रूमफील्ड की एलिन वुरनोस, द सेलिंग ऑफ ए सीरियल किलर में प्रलेखित है, वुरनोस के अदालती व्यवहार और अनियमित, षड्यंत्रकारी सोच ने उसके बचाव को विफल करने में मदद की। 3 अपराधों के लिए दोषी मानने और 3 अन्य के लिए कोई पहली महिला नहीं करने के बावजूद, मीडिया के लिए निरंतर आकर्षण बारे में उसने सोचा होगा कि समाचार रिपोर्टिंग के अनुसार वुरनोस के मौसम और अपनी कहानी बनी फिल्म का विषय है। हालांकि 2003 में एलिन वुरनोस की कहानी चार्लीज थेरॉन अभिनीत नाटकीय फिल्म मॉन्स्टर्स के नाम पर अमीर बनने की कोशिश कर रहे थे। थेरॉन के जैसा कि फिल्म निर्माता 2004 में सर्वश्रेष्ठ गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी, उसके वकील और आर्लीन प्राले, एक स्वघोषित ईसाई जिसने जेल में वुरनोस को गोद लिया था, द्वारा प्रलेखित किया गया था। एलिन वुरनोस के 2 भाई थे, कीथ और बैरी वुरनोस, और उन दोनों के साथ उसके परेशानी भरे रिश्ते थे। कीथ उसका जैविक भाई था, डायने वुरनोस का बेटा, और एलिन की तरह, जब उनके माता-पिता तस्वीर से बाहर हो गए तो उन्हें उनके दादा-दादी ने गोद ले लिया था, जैसा कि सू रसेल के लीथल इंटेंट में बताया गया है। एलिन और कीथ के बीच अपने नए घर में एक विशेष बंधन था क्योंकि उनके दादा, लॉरी वुरनोस, अपने जैविक बच्चों, लोरी और बैरी वुरनोस की तुलना में उन दोनों पर अधिक सख्त थे। भाई बहन स्वाभाविक सहयोगी बन गए, दोनों लॉरी और उसके सख्त पालन पोषण का सामना करने से नहीं डरते थे और अक्सर एक साथ घर से भाग जाते थे। लेकिन भाई बहन से जुड़ा एक गहरा सच, उनके बीच अनाचारपूर्ण लेकिन सहमति से संबंध था। एलिन ने एक बार एक दोस्त को बताया था कि उसने कीथ के कारण अपना कौमार्य खो दिया है, जो अन्य लड़कियों के साथ संबंध बनाने से पहले अनुभव चाहता था। एलिन खुशी खुशी तैयार हो गई। कीथ की कम उम्र में कैंसर के कारण मृत्यु हो गई और एलिन को $10,000 की बीमा पॉलिसी विरासत में मिली। जहां तक बैरी वुरनोस का सवाल है, वह तकनीकी रूप से एलिन का चाचा था, उससे 12 साल बड़ा था, और दोस्त था। एक बार जब एलिन को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया, तो उसने उसकी बचाव कहानी पर पानी फेर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि उसे अपने दत्तक पिता के हाथों दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। बैरी ने गवाही दी और कहा कि उनका परिवार एक सामान्य परिवार था और हालांकि लॉरी सख्त थी, वह दयालु। एलिन वुरनोस की मृत्यु से पहले, एक मनोवैज्ञानिक, वेड मायर्स द्वारा जेल में उसका विश्लेषण किया गया था। उनकी बाद की केस रिपोर्ट, एक महिला सीरियल किलर में मनोरोगी और कामुकता की भूमिका, के अनुसार उन्होंने एक मनोरोगी परीक्षण कराया। जब इतिहास की सबसे निर्दयी महिला सीरियल किलर की बात आती है, तो नतीजों ने कुछ सवालों के जवाब दिए और कुछ खामियां भर दी।
द हेयर साइकोपैथी चेकलिस्ट विषयों को 20 अलग अलग व्यवहार लक्षणों के आधार पर संख्यात्मक रूप से ग्रेड देती है, जिसमें पछतावे की कमी और असामाजिक व्यवहार भी शामिल है, जैसा कि मनोविज्ञान आज बताता है। एक व्यक्ति अधिकतम 40 अंक प्राप्त कर सकता है, जबकि मनोरोगी पदनाम के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक 25 या 30 हो सकता है। वुरनोस ने 32 अंक प्राप्त किए। वुरनोस के प्रारंभिक जीवन में बहुत सारे कारक थे जिन्होंने उसके आपराधिक व्यवहार को प्रभावित किया, एक दर्दनाक बचपन और दूसरों के बीच प्रारंभिक परित्याग, जैसा कि मायज ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया था। लेकिन उन्होंने ये निर्धारित किया कि उनमें मनोरोगी होने की जैविक प्रवृत्ति भी थी। यूपीआई की रिपोर्ट के अनुसार वुरनोस को असामाजिक व्यक्तित्व विकार और बॉर्डरलाइन व्यक्तित्व विकार के लिए भी सकारात्मक परीक्षण किया गया, जिसे मनोवैज्ञानिक हैरी क्रॉप ने अपने परीक्षण के दौरान गवाही दी थी। उनका मानना था कि वुरनोस के पास वास्तविकता का एक विकृत संस्करण था जिसने उसे कानून का पालन करने में असमर्थ बना दिया था। उसकी गवाही वुरनोस की कानूनी टीम द्वारा मौत की सजा को रोकने का एक प्रयास था। लेकिन जब चुनाव वुरनोस के हाथों में दिया गया, तो उसने जोर देकर कहा कि वह जानती है कि वह क्या कर रही है। 2001 में, वह एक घातक इंजेक्शन लेने पर अड़ी रही और मानसिक अक्षमता के बारे में चिंताओं को दूर कर दिया। और CNN के अनुसार 2002 में वुरनोस को उसकी इच्छा प्राप्त हुई और उसे मार दिया गया। जैसा कि निक ब्रूमफील्ड की एलेन, लाइफ एंड डेथ ऑफ ए सीरियल किलर में दर्शाया गया है, फ्लोरिडा की मृत्यु पंक्ति में एलेन वुरनोस के अंतिम दिन व्यामोह से भरे हुए थे। वुरनोस ने पुरुषों, पुलिस और कानूनी व्यवस्था के प्रति अपनी नफरत का इजहार किया, जबकि बारी बारी से इस बात को बनाए रखा और इनकार किया कि उसने आत्मरक्षा में हत्या की। अपने अंतिम साक्षात्कार में, उसने कहा कि पुलिस ने उसे एक सीरियल किलर में बदलने के लिए मारने की अनुमति दी थी और उसे ध्वनि तरंगों से प्रताड़ित किया जा रहा था। फिर भी, उसने कहा कि वह यातनापूर्ण जीवन के अंत के रूप में मृत्यु का स्वागत करती है। 9 अक्टूबर 2002 को वुरनोस की मौत की सजा पर आखिरकार अमल किया गया। ती आकार की गानी से बंधी हुई, जब वह घातक इंजेक्शन द्वारा मौत की प्रतीक्षा कर रही थी, वुरनोस ने अपना अंतिम बयान दिया, मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि मैं रॉक के साथ नौकायन कर रही हूं, और मैं वापस आऊंगी। स्वतंत्रता दिवस की तरह जीसस, 6 जून, बिल्कुल फिल्म की तरह, बिग मदरशिप और सब कुछ। मैं वापस आऊंगा। I'd just like to say I'm sailing with the rock, and I'll be back. Like Independence Day with Jesus, June 6th, just like the movie, Big Mothership and all. I'll be back. कोष्टक। FBI द्वारा सीरियल किलर के रूप में नामित पहली महिला, एलेन वुरनोस मीडिया के लिए निरंतर आकर्षण का स्रोत थी। शिकागो ट्रिब्यून के अनुसार, अपनी फांसी तक, वुरनोस ने गुस्से में अपनी कहानी के शोषण की निंदा की। हालांकि वह विक्षिप्त सोच की उड़ान में थी, फिर भी वह इस बिंदु पर सही थी। लोग उसके नाम पर अमीर बनने की कोशिश कर रहे थे। जैसा कि फिल्म निर्माता निक ब्रूमफील्ड, टायरिया मूर, गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी, उसके वकील और आर्लीन प्राले, एक स्वघोषित ईसाई जिसने जेल में वुरनोस को गोद लिया था, द्वारा प्रलेखित किया गया था। वुरनोस समाचार लेखों, टैब्लॉइड टीवी कार्यक्रमों, किताबों, वृत्तचित्रों और टीवी के लिए बनी फिल्म का विषय है। 2003 में, एलेन वुरनोस की कहानी चार्लीज थेरॉन अभिनीत नाटकीय फिल्म मॉन्स्टर में बताई गई थी। वुरनोस के थेरॉन के सटीक चित्रण ने उन्हें 2004 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अकादमी पुरस्कार दिलाया।